हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे 57 क्वेश्चन देखेंगे। ये 57 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो लगभग ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस लाल बटन को प्रेस करके। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे आपको 3 बेल आइकन दिखेंगे, तो ऊपर वाले बेल आइकन को ही प्रेस करना है जिसपे कि ऑल लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आप सभी की लाइव क्लास शाम को 7 बजे चलती है सीडीपी की। मिलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं चैप्टर वाइज। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस उसमें बन पा रहे हैं तो सभी हम वहाँ पे कवर करा रहे हैं। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आपको सीडीपी तैयार करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन तैयार करना, तो आप लोग 7 बजे क्लास को बिल्कुल भी ना मिस किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? आप लोगों को यहाँ पे हम 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके रखे रहिएगा। तो स्कोरिंग आप लोग करते जाइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, सस्पेंशन, इवेपोरेशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, ट्रांसपिरेशन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। क्लियर है? पोटोमीटर नामक यंत्र से इसे मापा जाता है। आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा पानी वाष्पित होता है। आगे चलते हैं। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 5.5 से 7.5 के बीच। पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच की मिट्टी पौधों के विकास के लिए सबसे अनुकूल होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परागण है। परागण क्या है? परागण क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। परागण क्या है? विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। परागकोश से परागकण निकलते हैं जो कि स्टिग्मा तक यहाँ पे पहुँचते हैं। परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। ये परागकोश ये नर भाग हो जाता है और यहाँ पे ये मादा भाग हो जाता है। और इसके बाद होती है निषेचन की प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन दिया है। एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन है पत्तियों का रंग हरा है। कारण दिया है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। सही विकल्प चुनिए। ए सही है या आर सही है, या ए आर की व्याख्या या आर ए की व्याख्या क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा? आप लोग आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए और आर दोनों सत्य हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी सत्य है। और क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो आर ए की सही व्याख्या भी है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लियर है? चलिए
और क्लोरोफिल पौधों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके उपरांत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी जल्दी से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, जिससे कि टेस्ट देने में अच्छा लगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है एक, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया यानी कि गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों में वृद्धि हो रही, इसी को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जैसे जो जड़ें होती हैं, जो जड़ देखिए, जैसे ये गमले में पौधा लगाया आपने, तो जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और तना ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो जड़ें होती धनात्मक जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। धनात्मक जियोट्रॉपिज्म, इसका मतलब कि ये गुरुत्वाकर्षण के तरफ आकर्षित हो रही है। जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है जिधर की तरफ, उधर की तरफ आकर्षित हो रही है, ये धनात्मक जियोट्रॉपिज्म है। और ये तना, यहाँ पे जो तना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ऋणात्मक जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, और यहाँ पे सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि क्या कहलाती है? ये कहलाती हेलियोट्रॉपिज्म। हेलियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अमरबेल घसकुटा। ऑप्शन हमारा सही होता है अमरबेल या घसकुटा। ये पराश्रयी पौधे का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, पत्तियां नहीं होती, पर्णहरिम का पूरा अभाव होता है, इसी वजह से अपना भोजन नहीं बना पाते। इसका जो तना होता है, जिसपे आश्रित रहते हैं, उसके चारों ओर क्या होता है, ऐसे लिपट जाता है और बीच बीच में स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकल करके पोषक के तने के जाइलम में, बीच बीच में जाइलम और फ्लोएम में घुस जाता है। परजीवी मूल जड़ें निकल करके इस तरीके से पोषक यानी कि जिसके शरीर पे लपटा, जिस पौधे के शरीर पे, उसमें ये जड़ें घुस जाती और वहाँ से भोजन और खनिज लवण, जल, ये सब ये प्राप्त करते हैं। जाइलम से जल प्राप्त करते हैं और खनिज लवण प्राप्त करते हैं, फ्लोएम से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरीके से ये पैरासिटिक प्लांट, पराश्रयी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को नापने हेतु उपकरण का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं सभी एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है एक, केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ ऑप्शन हमारा सही होता है ए, ठीक है। आगे पॉलीग्राफ, ये है झूठ पकड़ने वाली मशीन। ये कार्डियोग्राफ, हृदय स्पंदन की दर मापी जाती है इससे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण केस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सेम ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? डी, अभी मैंने बताया आपको, जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, एंथोसायनिन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध यहाँ पे या सामना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पौधों में रोग के अध्ययन
और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फोटो मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? पौधों में रोग और उसके निदान से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और ये जबकि पैथोलॉजी में सामान्य रूप से रोग व उनके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी और फाइटो मीन्स यहाँ से प्लांट से हो गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, आप सभी को पता है सूर्य। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। आप सभी जान रहे हैं जो जलाशयों में जल है उसका वाष्पीकरण होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से ही। फिर उसके बाद से संघनन की प्रक्रिया, बादलों का बनना, फिर वर्षा के रूप में जल का बूंदों के रूप में फिर से पृथ्वी पर आना, ये सभी सम्मिलित है। ये जल चक्र इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? यानी कि पानी और खनिज लवण के परिवहन के लिए पौधे का कौन सा भाग काम करता है? तना, फ्लोएम, जाइलम, डंठल। अभी मैंने जस्ट बताया अमरबेल वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, जाइलम। जैसे यहाँ पे देखिए जल हो गया और खनिज लवण हो गया जो लिक्विड वाले हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लोएम है, अब जाइलम में जल हो गया तो फ्लोएम में इस तरीके से भोजन, आप थोड़ा सा ऐसा टिक लगा सकते हैं। तो पौधों में जाइलम द्वारा जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जो पौधे भोजन बनाते हैं, पत्तियों में भोजन संचित होता है तो यहाँ से फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और जड़ों से इस तरीके से जल और खनिज लवण का संवहन किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ लीजिए। वातावरण में यहाँ पे देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? विकल्प आप सभी पढ़ लीजिए आराम से, ध्यान से। आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन है। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, 3 वाहनों की संख्या में वृद्धि से। अब यहाँ पे देखिए सौर हीटरों की ज्यादा इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, जबकि ये जीवाश्म ईंधन के ज्यादा जलने से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती रहती है। और आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जब गुर्दे में पथरी हो जाती है तो गुर्दे का कार्य बाधित हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, यकृत। पित्त का सेक्रेशन करना यकृत का मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पित्त, एक चीज जानिएगा, क्षारीय तरल होता है। पित्त क्षारीय होता है, इसका नेचर क्षारीय होता है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? कृत्रिम पैर के बारे में पूछा जा रहा है। एथलीट्स फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, जयपुर फुट। जयपुर फुट, जिसे जयपुर पांव भी कहा जाता है, ये रबर से बना कृत्रिम पैर है
और ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो। और इसकी रचना किसने की थी? डॉक्टर पी के सेठी ने की। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, मुकुलन, बाइनरी फिजन, विखंडन, परनिषेचन, क्योंकि इसमें 3 है जो कि अलैंगिक प्रजनन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, परनिषेचन। अलैंगिक प्रजनन जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती, नर और मादा पौधे की जरूरत नहीं पड़ती, या जंतुओं में भी यही होता है। पौधे के किसी एक भाग से दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता, वो होता है अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है परनिषेचन। परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं, ये पौधों में परागण का एक प्रकार है जिसे हम परपरागण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 234, 270, 254। मानव शिशु के बारे में पूछा जा रहा है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 354। नवजात शिशु में लगभग 300 से 350 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क में कितनी होती है? 206 होती है। तो निकटतम उत्तर हमारा कौन सा है? 350 के निकटतम 354 है। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, मैक्रो। यहाँ पे बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल, ये मानव हड्डी का जोड़ है जिसे हम संधियां कहते हैं, जबकि ये मैक्रो हड्डी का जोड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प आप लोग देख लीजिए। विकल्प हमारा सही होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है 1.3 kg, 1.3 kg के करीब, जो शरीर के कुल भार का लगभग कितना होता है? लगभग 2% होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। लाइक के माध्यम से ही आप लोग बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और हम जब एनर्जेटिक रहेंगे तो आप लोगों को वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, सेरिब्रम, जिसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में समस्त बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणी और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, मनुष्य में ये सभी जंतुओं की तुलना में बहुत बड़ा होता है। पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है होमियोस्टैटिस, समअस्थिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बैलेंस करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव, यहां पे देखिए, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पे होती है? विकल्प आप सभी के सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, और यही भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, क्रोध, निद्रा आदि अनेक क्रियाओं का ये क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये सभी क्रियाओं का ये नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। और ये जो मैंने बताया था, ये विभिन्न क्रियाओं का, जैसे भूख, प्यास, ताप हुआ, क्रोध हुआ, निद्रा हुई, प्यार हुआ, इन सभी क्रियाओं का ये क्या करती है? नियंत्रण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है,
ये कम पूछा जाता है, लेकिन अभी जो मैंने ये पॉइंट बताया ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अस्थिबंध से, लिगामेंट से। दो हड्डियां आपस में, यानी कि हड्डी से जो हड्डी जुड़ी है वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, जबकि यहाँ पे देखिए हड्डी से हड्डी जो जुड़ती है लिगामेंट के द्वारा, जबकि हड्डी से मांसपेशी, एक हड्डी है और दूसरा ये मांसपेशी हो गई, ये किससे जुड़ी रहती है? यहाँ पे टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, टेंडन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने पॉइंट बताए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपीज, जांघ की हड्डी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, स्टेपीज। ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मानव शरीर की ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2, 0.4, 0.6। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है 0.4%। देखिए, एक आइडियल जब कंडीशन होती है, जैसे मतलब किस पे माना गया 0.4% कितने किलोग्राम व्यक्ति के लिए माना गया? एक 50 अगर केजी का व्यक्ति है, 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 200 ग्राम नमक उपस्थित होता है। 200 ग्राम नमक उपस्थित होता है, यानी कि मानव के शरीर में नमक की मात्रा लगभग कितनी हुई? अगर आप निकालते हैं 0.4% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है। इसीलिए कोलोस्ट्रम, ये जो गाढ़ा पीला दूध कहा जाता है, वो पिलाना जरूरी होता है। कोलोस्ट्रम पीले रंग का स्राव होता है जिसमें ग्लोब्यूलिन, यहाँ पे आपको लिख देते ग्लोबुलिन प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, वॉयस बॉक्स। इसे स्वर यंत्र के नाम से जो आप जानते हैं, या वॉयस बॉक्स। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, अर्बुद विशेषज्ञ। जिसे ये हिंदी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजी जो होती है, ओंकोलॉजी कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन सा अंग? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किडनी, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, लीवर। पर्यावरण का मतलब होता है, पर्यावरण आपके ही हमारा परिवेश ही नहीं आता है, उसमें पर्यावरण होता है, ज्योग्राफी आता है, उसमें पॉलिटी आता है, विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण में ये सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं, एनवायरनमेंट में सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, लीवर। लीवर की वजह से जो हानिकारक है जहरीला अमोनिया होता है, यूरिया में बदल दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे,
भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट, एम्पियर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है ए, कैलोरीज। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है ये, जबकि ताप को किस में मापते हैं? केल्विन। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, जिगर को। सिरोसिस जिगर, यानी कि जिगर यकृत, जिगर यकृत की बीमारी है। ये सिरोसिस जो होता है जिगर की बीमारी, यकृत की बीमारी है। इस रोग में क्या होता है? यकृत कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये होती है सिरोसिस बीमारी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, गंडमाला, जिसे गलगंड रोग कहा जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है आकार में बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण से गर्दन क्या होती है? फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण, देखिए इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। जब थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें आयोडीन की मात्रा क्या होती? कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होती? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो पाता है और इस हार्मोन के उत्पादन हेतु ग्रंथि क्या होती? आकार में बढ़ जाती है। तो यही रोग हो जाता है, ठीक है, ये गंडमाला का रोग, घेंघा जिसे कहते हैं, घेंघा का रोग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? थायराइड हार्मोन, पर्थ हार्मोन, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, थायराइड हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? दिल, पित्ताशय, गुर्दे, स्प्लीन। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, गुर्दे। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मुख्य काम होता है। अगला, मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, गुर्दे की खराबी में। गुर्दे की खराबी का उपचार डायलिसिस द्वारा किया जाता है, ठीक है, जबकि कैंसर का उपचार किसके द्वारा होता है? कीमोथेरेपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 60 से लेके 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में दिल की धड़कन 70 से लेकर 80 बार प्रति मिनट होती है और यह दर अगर 60 से कम हो जाए तो इसे हृदय मंदता, और यह जब 100 या इससे अधिक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, मतलब उस हार्ट बीट में बहुत ज़्यादा वेग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ये, 60 से लेके 100, क्योंकि 70 और 80 इसी के बीच में आ रहा है। हृदय मंदता या हृद प्रवेग कहते हैं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानवीय यकृत है। मानवीय यकृत क्या है? भोजन प्रणाली, एक ग्रंथि, और एक ग्रंथि नहीं, एक लोचदार थैली। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? मानवीय यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, एक ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप सभी जानते हैं। यकृत पित्त, बाइल का स्रावन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो एसिड, इन सब का उपापचय और यूरिया का संश्लेषण करता है। ये सारे इसके काम है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो फेफड़ा किससे संबंधित है?
ऑक्सीजन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा डी, ऑक्सीजन से संबंधित है। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। ठीक है, अगला है राइनोस्कोप की जांच। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक, आंख, मस्तिष्क, कान। राइनोस्कोप, राइनोस्कोप या नेजोस्कोप भी कहा जाता है। नेजोस्कोप, राइनोस्कोप या नेजोस्कोप एक पतला सा ट्यूब जैसा उपकरण होता है जिसका उपयोग नाक की जांच करने में किया जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है ए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन देखिएगा। अभिकथन है सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कारण है क्योंकि, अब सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। अब अभिकरण और कारण क्या है दोनों, अब आप लोग विकल्प चूज करिए फिर आपको आंसर बताते हैं। विकल्प आप लोग आराम से चुन लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के प्रति जो इसकी बंधुता होती है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उससे ज़्यादा कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक बहुत ही मतलब स्थायी यौगिक बनाती है जिसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है जब, तो ये बनाती कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन मुक्त नहीं करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाती है तो ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करता है, जिससे शरीर में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और अधिक देर तक ये स्थिति बनी रहती है। तो व्यक्ति की जैसे सांसें फूलने लग, सांस कब फूलती मतलब उसे ऑक्सीजन चाहिए, हमें मतलब मिल नहीं रहा, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है व्यक्ति मर जाता है। मेन वजह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो एक स्थायी यौगिक बनाती है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन को नहीं मुक्त करती है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मुक्त करेगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हम मृत्यु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? जो पाचन तंत्र होता है, आहार नाल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है मुख से गुदा तक मीटर, मतलब कितना मीटर यहाँ पे पूछा जा रहा होगा। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 9 मीटर। लगभग 9 मीटर पूरे पाचन तंत्र की लंबाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जो आंत की लंबाई होती लगभग वही 8 मीटर होती। इसमें आंत की लंबाई लगभग 8 मीटर होती, जिसमें छोटी आंत लगभग होती 7.5 मीटर और जबकि बड़ी आंत होती 1.5 मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपके लाइक के बटन से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आपसे हमेशा कहते हैं। तो अगर हम आप लोगों के लिए इतना करें तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर किया करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जितने भी आपके रिलेटिव हो पढ़ने वाले लोग हैं उनके व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, क्रो मैग्नन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है क्रो मैग्नन।
होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड थे क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन मानव को, वर्तमान मानव को पूर्वज माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमैग्नन मानव को, वर्तमान मानव को पूर्वज माना जाता है। इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ऑप्शन हमारा यहां पे कौन सा सही होगा? ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया को श्वेत रक्त कैंसर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जल प्रदूषण मिनीमाता रोग के कारक होते हैं क्या? मिथाइल मरकरी, लेड, परक्लोरेट, साल्मोनेला। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है ए, मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी से प्रदूषित जल मिनीमाता, मिनीमाता अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा ए, मिथाइल मरकरी। इस बीमारी को सबसे पहले जापान के मिनीमाटा शहर के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था। इसी वजह से इसे मिनीमाटा रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हमारा दंत वल्क से बना होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है एक, कैल्शियम फॉस्फेट। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने होता है दंत वल्क, जिसे हम इनेमल कहते हैं। दंत वल्क, इनेमल, दोनों एक ही नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानव में ताप नियमन को, यहाँ पे विकल्प भरना है आपको, खाली स्थान होगा, द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यकृत, हाइपोथैलेमस, दिल या हृदय, फेफड़े। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में अभी मैंने बताया था भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी का कंट्रोल इसमें होता है। और इसमें मैंने बताया था समस्थैतिकता, होमियोस्टैसिस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पे पूछा जाता है हाइपोथैलेमस, विकल्प दे दिया जाता है होमियोस्टैसिस, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गाजर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा विटामिन के, विटामिन बी, डी, के कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? विकल्प आप सभी के सामने, बिनौला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल, मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, कॉड लिवर तेल, मछली का तेल, इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो व्यक्ति में किसकी कमी है रिकेट से अगर पीड़ित है तो? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, वो होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ लचीली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रकंद, प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है क्या? गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक।
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, अदरक। अदरक, हल्दी आदि पौधों में प्रकंद पाए जाते हैं। ये मतलब भूमिगत तने के उदाहरण है, भूमिगत तने के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली गट्टा है, जड़ है, कंद है, फल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, जड़ है। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेफेनस, रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस जड़ है ये। और मेनली ये मूसला जड़ का उदाहरण है, मूसला जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। आलू एक तना है, भूमिगत तना, भूमि में पाया जाने वाला तना है। और ये किसका उदाहरण है? कंद का। कंद मतलब ट्यूबर। अगला क्वेश्चन, टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य तना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर क्या है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, फल है। टमाटर का नाम वैज्ञानिक क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये फल है। कैसा फल? बेरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देखिए, अभिकथन है, कारण है। अभिकथन में क्या है? केचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये अभिकथन है। कारण है, केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो विकल्प आप लोग चूज कर लीजिए। आराम से आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। केचुआ तो कृषि के लिए उपयोगी माना जाता है, नहीं होगा ही नहीं। किसान की ये सहायता करते हैं, ये प्राकृतिक हलवाहे कहे जाते हैं, प्राकृतिक हलवाहे कहे जाते हैं। और इसी तरह वो काम करते हैं, मिट्टी को उलट पलट के इधर उधर करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मिट्टी के महीन कणों को तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं, उसमें हवा वगैरह बहुत अच्छे से पास हो पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं आपके पूरे 57 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज के सवाल में क्या है? आज का सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फटाफट से आप लोग कमेंट की मतलब जितना भी आप लोग देखे क्वेश्चन उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी स्कोरिंग और साथ साथ में जो भी मैंने आज के सवाल में पूछा आप लोग तुरंत फटाफट से रिप्लाई किया करिए, बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का रिस्पांस हमेशा बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इससे पता चलता है आप में कितना जोश है, कितना आप लोग लगन से, कितनी तैयारी से आप लोग जुटे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। कंप्लीट आप लोगों ने स्कोरिंग की, आप लोग स्कोर में कितना स्कोर कर पाए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा हमें मोटिवेट रखने के लिए। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ यहाँ पे और बहुत ही जोश के साथ तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आप सभी की शाम में क्लास होगी 7 बजे, लाइव क्लास होगी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करवा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, सभी एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं और जितने आने के चांसेस है वो सभी हम वहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो आप लोग 7 बजे वाली लाइव क्लास को जरूर देखिएगा सीडीपी की। और एनवायरनमेंट की हम जो 200 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं उसे आप लोग जरूर देख लिया करिए। अब जल्दी उसके वीडियोज हम आप लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे। एनवायरनमेंट में जितने भी और एक्स्ट्रा टॉपिक वो हम कवर कराएंगे और साथ साथ में टेस्ट आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ईवीएस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।